So this is a revision part of GOC 1, right? This is part 1 and इस part में हम basically रिवाइज करेंगे GOC के फंडे, GOC के कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि इन चार ऑप्शन में से मिनिमम पीकेबी किसका है। अब ध्यान से देखिए पीकेबी क्या होता है ये सुनिए। आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो जितना ज्यादा किसी का केबी होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और केबी और पीकेबी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे मिनिमम केबी पूछा है तो आप मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ बता दीजिए, यानी वो कंपाउंड जिसका मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ है। तो याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं? चेक करते हैं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर है, यानी कि एक कंपाउंड कितना आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब आप देखिए इन चार कंपाउंड में आपके पास चार कंपाउंड है, ठीक है। पहले तो कंपाउंड का नाम याद करिए, बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन पायरिडीन बुलाते हैं, इसको एनिलीन बुलाते हैं, इसको पाइपेरिडीन बुलाते हैं और इसको पायरोल बुलाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले आप चेक करिए कि पाइपेरिडीन और पायरिडीन में ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है ये लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये दोनों में लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लेकिन एनिलीन में और पायरोल में ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। और अभी अभी आप पढ़ के आए कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइज, यानी कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हटा देंगे क्योंकि इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात करिए, ठीक है। अब इसमें जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे है, देखिए ध्यान से, और इसमें भी नाइट्रोजन पे है, पर ये नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 नाइट्रोजन, और बेसिक स्ट्रेंथ इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो आपसे मिनिमम पीकेबी का वैल्यू पूछा है तो आप बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम निकालिएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसका इनकरेक्ट है वो बताना है। तो पहले आप सुनिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और जब एसिडिक स्ट्रेंथ आप पता करते हैं तो आप क्या करते हैं, H+ निकालते हैं, एनाइन बनाते हैं, और फिर आप चेक करते हैं जिस एनाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और एनाइन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? -M -H -I, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। या तो आपको क्वेश्चन में बोल दे एसिडिक स्ट्रेंथ या आपको बोल दे रेट ऑफ प्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब H+ को निकालना ही प्रोटोनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दे या रेट ऑफ प्रोटोनेशन बोले। तो अब देखिए आपके पास ये तीन कंपाउंड है, तो अब आप क्या करिए, इन तीनों में से H+ निकालिए, नेगेटिव चार्ज बनाइए। अब जब आप इन तीनों में नेगेटिव चार्ज बनाइएगा तो यहां पे देखिए क्लोरीन का -I इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, और यहां आपको दोनों में +I इफेक्ट दिख रहा होगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव आयन का स्टेबिलिटी -I इफेक्ट बढ़ाएगा सबसे ज्यादा, +I तो कम करेगा, यानी ये ऑप्शन सही है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। फिर ये देखिए आपके पास नाइट्रोफिनॉल का केस है, बेंजीन पे OH और NO2 नाइट्रोफिनॉल का केस है। ये देखिए ऑर्थो पैरा मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और फिर आपके पास एक फिनॉल है, तो आप H+ हटाइएगा, एनाइन बनाइएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां NO2 का -M लगेगा, यहां NO2 का -M, यहां NO2 मेटा पे है, तो आपको पता है मेटा पे M इफेक्ट नहीं लगता है, मेटा पे सिर्फ I इफेक्ट लगेगा। सो यहां पे NO2 का M इफेक्ट नहीं लगेगा। अब यहां देखिए फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल में कोई -M इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे कम होगा। पर आप चेक करिए और इससे ज्यादा इसका होगा। अब आप इन दोनों में चेक करिए, ठीक है।
इन दोनों में NO2 का दोनों जगह -m लग रहा है, पर आप ध्यान से देखिए कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे NO2 जो है, ये जो NO2 है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इसका। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ये H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा, और नहीं निकल पाएगा तो लेस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो ऐसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। सिमिलरली इसमें से H+ हटाइएगा, नेगेटिव चार्ज बनाइएगा, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। अब इसमें चेक करिए, यहां NO2 लगा हुआ है और यहां आइसोसाइनाइड लगा हुआ है, और आपको पता है -m इफेक्ट की बात करते हैं तो NO2 का -m इफेक्ट ज्यादा होता है, तो यही ऑर्डर गलत है। ठीक है। और सिमिलरली आप इसमें चेक करते हैं, H+ हटाइएगा, नेगेटिव चार्ज बनाइएगा, H+ हटाइएगा, नेगेटिव चार्ज बनाइएगा, H+ हटाइएगा, नेगेटिव चार्ज बनाइएगा, फिर उसका स्टेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम रेट ऑफ डी प्रोटोनेशन। मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ डी प्रोटोनेशन बोल दे या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे, दोनों सेम ही है, लैंग्वेज अलग अलग है। यानी H+ का निकलना डी प्रोटोनेशन कहलाता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा उससे आसानी से H+ निकलेगा। और मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Ka, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस -m -h -i बढ़ाएगा और ये कम करेगा। सो क्या करना है आपको, देखिए सब में यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकालिएगा, नेगेटिव चार्ज बनाइए, हाइड्रोजन निकालिए, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब आप चेक करिए कि कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहां देखिए ये जो एनाइन है इसके साथ रेजोनेंस में है, साइक्लिक रेजोनेंस, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6, तो ये एरोमेटिक है। यहां पे देखिए साइक्लिक रेजोनेंस और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक है। यहां पे साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, यहां भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो यहां तो हम बात ही नहीं करेंगे। इन दोनों में देखिए ये एरोमेटिक है, ये एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यानी इट विल शो मैक्सिमम रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके पास है। आपको ये एक कंपाउंड गिवन है और ये एक कंपाउंड गिवन है, आपको बोला कि विच हैज मोर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पे एक फंडा हम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखिए अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा। और अगर अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, तब आप स्टेबिलिटी का फंडा यूज करिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों कंपाउंड में चेक करिए किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, यहां 2 पाई बॉन्ड, यहां 1 पाई बॉन्ड, तो अब ऑब्वियसली इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इससे ज्यादा होगा। तो असर्जन आपके पास बिल्कुल सही है। रीजन की बात करिए, 1,3-ब्यूटाडाइन, साहब नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन ये होता है। सिमिलरली प्रोपीन ये होता है, तो बोला है कि 1,3-ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल देन प्रोपीन। आपसे एल्कीन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे बताते हैं, पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, फिर H इफेक्ट चेक करते हैं। तो देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन में आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा, प्रोपीन में देयर इज नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इसमें है तो 1,3-ब्यूटाडाइन इज मोर स्टेबल, तो यानी आपके पास रीजन भी सही है। पर क्या रीजन असर्शन को सेटिस्फाई करता है? नहीं करता है, तो यानी यहां असर्शन रीजन दोनों सही है, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है, आपके पास क्रिसॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल। क्रिसॉल क्या होता है, बेंजीन पे OH और CH3, इसको क्रिसॉल कहते हैं। ये ऑर्थोक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल। और इथेनॉल क्या होता है, हाँ C2H5OH को हम इथेनॉल कहते हैं। और फिनॉल तो आपको पता ही है। तो आपसे pKa का वैल्यू दिया है, आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी pKa मतलब, हाँ मैंने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK, यानी जिसका pKa ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो आपसे pKa का वैल्यू दिया है ना, तो आप चेक करिए कि इन सब में से ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, इथेनॉल, फिनॉल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसका सबसे कम pKa होगा। तो आप चेक करिए, फिनॉल में जब आप H+ हटाइएगा, O नेगेटिव बनाइएगा, तो यहां रेजोनेंस होगा। यहां H+ हटाइएगा, O नेगेटिव, कोई रेजोनेंस नहीं। यहां नेगेटिव बनाइएगा, यहां नेगेटिव बनाइएगा, तो देखिए यहां CH3 का +H इफेक्ट लग रहा है, यहां CH3 का +I इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज्यादा एनाइन को कौन स्टेबल करेगा, रेजोनेंस। यानी फोर्थ जो होगा इट इज मोस्ट एसिडिक, और अगर मोस्ट एसिडिक तो इसका pKa सबसे कम होगा।
तो यहां देखिए पीके सबसे कम किसका है, 10 का। तो यानी जो फिनॉल है उसका पीके वैल्यू पी होगा। फिर आप चेक करिए इन तीनों में, यहां देखिए रेजोनेंस है ही नहीं, और अगर रेजोनेंस है ही नहीं तो यहां एनाइन सबसे कम स्टेबल है और लेस एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस है, ऊपर से प्लस एच और आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहां देखिए इसमें प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, इसमें प्लस आई, तो प्लस एच इफेक्ट क्या करता है, एनाइन को ज्यादा अनस्टेबल देता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, 2, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4, देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, और इसी का उल्टा आ जाएगा पीके का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिलीज CO2 गैस बाय रिएक्टिंग विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर कोई एसिड कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एसिड H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस रिलीज करेगा। अगर H2CO3 से लेस एसिडिक है तो वो CO2 नहीं देगा। तो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन CO2 नहीं देगा, जो इससे लेस एसिडिक होगा। तो आप चेक करिए, देखिए कोई सा भी बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, कोई सा भी बेंजोइक एसिड H2CO3 से हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सल्फोनिक एसिड तो साहब इससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। और पिक्रिक एसिड, तो देखिए पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, ये भी ज्यादा एसिडिक होता है इससे, तो ये भी H2CO3 NH सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 नहीं देगा। पर फिनॉल जो होता है इट इज लेस एसिडिक देन H2CO3, तो ये आसानी से ये नहीं देगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है किसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन इन एक्वस मीडियम ज्यादा होगा। देखिए रेट ऑफ प्रोटोनेशन का सीधा सा मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो 2 वर्ड याद रखिएगा, या तो बेसिक स्ट्रेंथ या रेट ऑफ प्रोटोनेशन। हाँ, रेट ऑफ डी प्रोटोनेशन वो एसिडिक स्ट्रेंथ था, रेट ऑफ प्रोटोनेशन वो बेसिक स्ट्रेंथ होगा एक्वस मीडियम में। अब आप देखिए यहां जो आपके पास कंपाउंड गिवन है, दीज ऑल आर, वो सब अमाइंस है आपके पास, और अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है H2O में, तो आपको पता है वो याद करना पड़ता है। यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम याद रखिएगा, या तो आपके पास प्राइमरी अमाइन हो सकता है, या सेकेंडरी या टर्सरी अमोनिया के साथ कंपेयर करते हैं। अगर R C2H5 होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर अमोनिया। और R अगर CH3 है तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1, फिर 3, फिर अमोनिया। तो यहां देखिए इथेन अमाइन है, पहले तो स्ट्रक्चर सबका याद करिएगा, इन सबका। इथेन अमाइन मतलब प्राइमरी अमीन की बात कर रहा है, एन इथाइल इथेन अमाइन सेकेंडरी अमीन की बात कर रहा है, एन डाइइथाइल इथेन अमाइन ये टर्सरी अमाइन की बात कर रहा है। तो बताइए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, दोनों केस में 2 डिग्री का, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 डिग्री वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। आपको पता है कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है, तो इसको स्टेबिलिटी कौन देगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, +M +H +I। रेजोनेंस भी यहां लगाइएगा कि जिसमें ज्यादा रेजोनेंस उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आप चेक करिए कि इन सब में किसका स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, यहां जो सब में OH3 आपको दिख रहा होगा, यहां CH3 है, बाकी सब में OCH3 है। OCH3 अगर ऑर्थो और पैरा पे है तो उसका +M इफेक्ट लगता है, याद रखिएगा। और जैसे ही OCH3 मेटा पे चला गया तो मेटा पे M इफेक्ट नहीं लगेगा, OCH3 का -I लगेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो -I तो कार्बोकैटायन को सबसे कम स्टेबल कर देगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर आप चेक करिए इसका, ये CH3 जो है, CH3 का +H इफेक्ट लगता है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि +M इफेक्ट 2 जगह लग रहा है, तो +M इफेक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी देता है कार्बोकैटायन का। पर यहां देखिए OCH3 क्या है ऑर्थो पर, और यहां OCH3 क्या है मेटा पे, तो OCH3 का -I भी लगेगा, तो -I ऑर्थो पे ज्यादा लगता है, तो ये कम ज्यादा डीस्टेबल करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ये।
सिमिलरली अगेन आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा है, ऑर्डर पूछा है, तो अब आप देखिए ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। यहां तो देखिए CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा है, यहां पे आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा, यहां भी आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा, पर यहां पे रेजोनेंस नहीं दिखेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस पाई बॉन्ड को इधर खींच लेगा, तो यहां रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो लिस्ट स्टेबल है। फिर इसकी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 रेजोनेंस है, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करिए, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब आप चार्ज लगाइएगा तो यहां ऑक्टेट जो होगा वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, पर जब यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वहां ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा 2 होगा, तो सबसे ज्यादा 2 होगा, और सबसे कम तो 1 होगा, सबसे कम 1 होगा, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आपके पास 2 कंपाउंड आपके पास गिवन है, CH3CH2Cl एंड CH2 डबल बॉन्ड CHCl। आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले पूछा है, पहले देखिए बोला है कि CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ A इज ग्रेटर देन B, यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां रेजोनेंस होता है और जैसे जैसे रेजोनेंस होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो यहां रेजोनेंस होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहां बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा, तो ये ऑप्शन सही है। A इज मोर पोलर देन B, यानी पोलैरिटी की बात कर रहा है, मतलब डायपोल मोमेंट। आपको पता है डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू D, D मतलब बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा था तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो ये A इज मोर पोलर। क्लोरीन ऑफ A इज मोर रिएक्टिव देन B, रिएक्टिविटी का मतलब जो आसानी से निकल जाएगा, जिसमें से क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा वो आसानी से रिएक्ट करेगा, और आसानी से निकलने का मतलब जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन किसका ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये वीक है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां रिएक्टिविटी कम होगा, ठीक है। और बोला कार्बोकेटाइन फ्रॉम A इज लेस स्टेबल देन B। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, जब क्लोरीन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये कार्बन केटाइन पाई बॉन्ड पे है, ये कार्बोकेटाइन सिंगल बॉन्ड पे है, तो यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जहां अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कम हो जाता है।